दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर प्रश्न ध्यान से सुनिए, उत्तर सोचिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। भारत में न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि यह पूरे यूनियन यानी पूरे संघ की न्यायपालिका है, इसलिए इसे संघीय न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है और इसका विवरण अनुच्छेद 124 से 147 तक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कौन सा आर्टिकल था या कौन सा संशोधन था या कौन सा अधिनियम था जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1973 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार कलकत्ता फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यानी स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। यह भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट है, यह इंपॉर्टेंट है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? यानी संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक हैं। संविधान का व्याख्याकार और संविधान के संरक्षक ये दो महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों भूमिकाओं का निर्वहन भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, क्योंकि जब संविधान किसी अनुच्छेद या प्रावधान को लेकर विवाद होता है तो उसकी सही अर्थ और व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। संरक्षक क्यों? यदि संसद या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? कौन व्यक्ति थे जो सर्वाधिक लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय के पद पर रहे? हीरालाल जेकानिया पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। एस सीकरी, A.K.N. बांचू या Y.V. चंद्रचूड़। बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा Y.V. चंद्रचूड़, जो सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के पद पर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। कार्यकाल इनका 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, यानी लगभग 7 वर्ष 11 महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो आज भी सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है और है। इनके अलावा कोई नहीं आया इतना लंबे समय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। 1937 में फेडरल कोर्ट बना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत वर्तमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 7, यानी कि 6 तो रहेंगे,
अन्य न्यायाधीश और एक होगा मुख्य न्यायाधीश। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तब संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और एक 7 अन्य न्यायाधीश रखने का प्रावधान था, यानी शुरुआत में कुल 8 न्यायाधीश थे। बाद में मामलों की संख्या बढ़ने पर संसद में कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या कई बार बढ़ाई और घटाई भी गई है। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अभी अधिकतम न्यायाधीश 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी उसके अलावा और कितने न्यायाधीशों के प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया है और प्लस 1 लगाकर 34, मुख्य न्यायाधीश को लगाकर 34 हो जाता है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी कि कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय या संसद या राष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के पास है। संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकती है, उसे अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें न्यायाधीशों की संख्या स्थायी रूप से तय नहीं की गई है। कितने होंगे ये तय नहीं है। संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है। क्या करके? संशोधन करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, यानी कौन सी शर्त होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक परंपरागत विधि विधेयता हो, मतलब ज्ञानी हो, ज्ञाता हो संविधान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी उसकी अर्हता होंगी। कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक अच्छा ज्ञाता हो संविधान का। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की औपचारिक नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा है, लेकिन औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के जो मुख्य कार्यवाहक होता है वो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति? तो दोस्तों बताओ उसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति जी करेंगे। किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए या वे अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श कर सकते हैं नियुक्ति के लिए। 124
के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई से परामर्श ले सकते हैं या करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से संप्रेरित है, मतलब किस प्रणाली से ली गई है, किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस से न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था फ्रांस या की न्याय प्रणाली से है। अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो या कोरम पूरा ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वो कर सकते हैं किसी भी न्यायाधीश जो उनकी नज़र में एक अच्छा ज्ञाता होगा संविधान का। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर यानी सर्वोच्च न्यायालय में होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही किया गया है, किसी और के लिए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं या स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है या न्यायालय में समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति की अनुमति भारत प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मतलब अगर वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का में एडवोकेट होना चाहिए, यानी महाधिवक्ता या वकील होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कम से कम नहीं तो 10 वर्षों तक उसे एडवोकेट रहना चाहिए उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक उनका काल रहता है, यानी समय रहता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 58 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। और हाई कोर्ट के रहते हैं 62 वर्ष तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी और सभी न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पदावधि है 65 वर्ष है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पदावधि है वो है 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था? कौन व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल नारायण सिंह। और ये कितने दिन तक रहे थे अभी बताते हैं। न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। लगभग 18 दिन तक ये अपने पद पर रहे थे। क्या ही कर लिया होगा इन्होंने 18 दिनों में? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता भैया लोगों, इसको याद जरूर कर लेना। सुनंदा भंडारे, फातिमा बीवी, लीला सेठ या इंदिरा जयसिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी फातिमा बीवी पहली महिला थी जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रहीं। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है,
फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्हें अक्टूबर 1989 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता या उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असमर्थता होगी या कदाचार होगा, ये दोनों ही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बताओ? इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा कर सकते हैं, महाभियोग से हटाया जा सकता है। दोबारा सुनिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों को, जितने उनके सदस्य उनके द्वारा संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, जितने लोग वहां उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वह महाभियोग देने के लिए उपलब्ध हुआ। यानी कि न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी दोनों शर्तों को पूरी होनी चाहिए जब ही हटेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। जब संसद के दोनों सदन न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं, जब अंतिम आदेश रिमूवल ऑर्डर भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे या पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव या जस्टिस वीर स्वामी? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहने वाला है जस्टिस रामास्वामी हैं, जिस पर महाभियोग लगाया गया था। 1993 में उन पर महाभियोग लगाया गया था जस्टिस रामास्वामी पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, यानी उनको सैलरी कितनी मिलती है हर महीने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है 2,80,000। 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है। अभी बढ़ गया, पहले 2.5 लाख था। मासिक वेतन 2,50,000 है और CJI का और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। ये 2018 के बाद संशोधन हुआ, मैंने बोला है संशोधन हुआ है, पहले 2,50,000 था। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2,50,000 रुपये उनको मासिक वेतन मिलता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों, यदि दोनों ही गायब हों, चले गए हों, बीमार हो गए हैं या कहीं देश से बाहर चले गए हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। जैसे 1969 ईस्वी में हिदायतुल्लाह
एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? निम्न में से भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो दोस्तों अभी हमने बताया जस्टिस हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कार्यवाहक के रूप में। ये क्या था 1969 से 1969 में, यानी कुछ ज्यादा दिन नहीं किया था। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर डी। वो अगर सुप्रीम कोर्ट से, अगर सर्वोच्च न्यायालय से अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में कोई वकालत नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं है। अपने घर बैठो मस्त खाओ पियो टन्नो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो या लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर इस 30 प्रश्नों में से कितना रहा। तो दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।